कभी सोचा है जब कोई आपको इग्नोर करता है या छोड़कर चला जाता है तो असल में उसके दिमाग में क्या चलता है? क्या वो सच में आपको भूल चुका है या फिर अंदर ही अंदर उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है? रिश्तों की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो लोग हमें छोड़कर जाते हैं वही सबसे ज्यादा हमारी कमी महसूस करते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब हम सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना जानते हो। ज्यादातर लोग गलती यही कर देते हैं कि या तो बार बार पीछे भागते हैं या फिर इतनी नफरत पाल लेते हैं कि खुद ही थक जाते हैं। लेकिन असली खेल तब बदलता है जब आप साइकोलॉजी के हिसाब से चलना सीखते हो। आज मैं आपको 7 ऐसे साइकोलॉजी बेस्ड स्टेप्स बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो सामने वाला चाहे कितना भी स्ट्रांग दिखे, उसके अंदर से गिल्ट, रिग्रेट और आपकी कमी खुद ब खुद बाहर आने लगेगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ा तो शायद वही पॉइंट मिस कर दोगे जो आपके पूरे गेम को पलट सकता है। सबसे पहली बात, खुद पर ध्यान दीजिए, उस पर नहीं। रिश्ता टूटने या किसी के अचानक दूर चले जाने के बाद सबसे पहली गलती ज्यादातर लोग यही करते हैं कि वो सामने वाले पर ही पूरी एनर्जी खर्च करने लगते हैं। हर वक्त दिमाग में वही इंसान घूमता है, क्यों गया, कब वापस आएगा, मुझे ही क्यों छोड़ा। फिर शुरू होता है मैसेज करना, कॉल करना, उसके स्टेटस चेक करना, स्टॉक करना, और ये सब करते करते इंसान अपनी असली लाइफ को ही भूल जाता है। लेकिन सच यही है कि जितना आप उस इंसान के पीछे भागोगे उतना ही वो आपसे और दूर जाएगा। और यहाँ साइकोलॉजी का सिंपल रूल काम करता है, जिस चीज के पीछे आप भागते हो वो आपसे और दूर भागती है। इसीलिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है, खुद पर ध्यान दो, उस पर नहीं। खुद पर ध्यान देने का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी जिंदगी को फिर से अपने हाथ में लेना, अपनी प्रायोरिटीज को दोबारा सेट करना। कई बार जब इंसान रिलेशनशिप में होता है तो वो अपने करियर, हेल्थ, हॉबीज, दोस्त या फैमिली तक को पीछे छोड़ देता है। पूरा ध्यान बस उस रिश्ते पर होता है। लेकिन जब वही रिश्ता टूटता है तो इंसान खालीपन महसूस करता है। उस खालीपन को भरने का सबसे आसान और असरदार तरीका है अपने ऊपर इन्वेस्ट करना। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं कि खुद पर ध्यान कैसे लगाया जाए। एक, सेल्फ केयर को सीरियसली लो। सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स या सैलून नहीं है। इसका मतलब है अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करना, समय पर सोना, अच्छा खाना, पानी पीना, मेडिटेशन या वॉक करना। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको इमोशनली और फिजिकली स्टेबल बनाती हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप खुद को छोटे छोटे केयर जेस्चर्स देते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वर्दी फील कराने लगता है, यानी आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस लौटता है। 2, फिटनेस पर इन्वेस्ट करो। वर्कआउट सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी मिरेकल है। एक्सरसाइज करने से बॉडी में एंडोर्फिन्स और डोपामाइन रिलीज होते हैं जो नेचुरल मूड बूस्टर्स हैं। जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हो तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। साथ ही जब आपका लुक बदलता है, आप फिट और एनर्जेटिक दिखने लगते हो, तो सामने वाला चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाता। इसे साइकोलॉजी में कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट कहते हैं। जब कोई इंसान कंपेयर करता है कि आप पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए, तो उसके दिमाग में रिग्रेट और क्यूरियोसिटी दोनों ट्रिगर होते हैं। 3, अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट को दोबारा जियो। सोचो कितनी चीजें थी जो आपको खुश करती थी, लेकिन रिलेशनशिप में रहते रहते आपने छोड़ दी। गाना गाना, लिखना, पेंटिंग करना, स्पोर्ट्स खेलना या कुछ नया सीखना, ये सब हॉबीज आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरती हैं। और जब आपका दिमाग बिजी रहता है तो ओवर थिंकिंग का टाइम ही नहीं मिलता। साइकोलॉजी कहती है कि बिजी माइंड कम पेन महसूस करता है, क्योंकि उसे नए रिवॉर्ड्स और हैप्पीनेस मिलते रहते हैं। 4, करियर और गोल्स पर फोकस करो। कभी कभी हार्ट ब्रेक सबसे बड़ी मोटिवेशन बन जाता है। अपने काम पर ध्यान लगाओ, नए प्रोजेक्ट्स उठाओ, नए स्किल्स सीखो। जब आप प्रोफेशनली ग्रो करते हो तो ना सिर्फ आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, बल्कि सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ती है और सामने वाले को इनडायरेक्टली एक सिग्नल जाता है कि तुम्हारे बिना भी मैं स्टेबल और सक्सेसफुल हूं। यह सिग्नल सबसे स्ट्रांग होता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट है, अटेंशन शिफ्ट। जब आपका पूरा ध्यान सामने वाले पर होता है तो आपका दिमाग बार बार वही पेन और रिजेक्शन याद करता है। यही वजह है कि आप बार बार दुखी होते हो। लेकिन जैसे ही आप अपनी अटेंशन खुद पर शिफ्ट करते हो, फिटनेस, काम, हॉबीज, फैमिली, तो आपका दिमाग नए पैटर्न्स बनाने लगता है। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इंसान को प्रायोरिटी देना बंद कर देता है, यानी हीलिंग नेचुरली शुरू हो जाती है।
और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप जेन्युइनली खुद पर ध्यान लगाते हो तो सामने वाला खुद ब खुद आपकी कमी महसूस करने लगता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो चुकी होती है। पहले आपकी एनर्जी उसकी तरफ जा रही थी, अब आप सेम एनर्जी खुद पर लगा रहे हैं और यही बदलाव उसकी नज़र में आपकी वैल्यू को बढ़ा देता है। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि खुद पर ध्यान देना सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है किसी को वापस लाने की, ये आपकी ज़िंदगी को वापस ट्रैक पर लाने का तरीका है। जब आप खुद को ग्रो करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट और एनर्जी सब बढ़ता है। और जब ये सब क्वालिटीज़ आपके अंदर आती हैं तो सिर्फ सामने वाला ही नहीं, पूरी दुनिया आपको अलग नज़र से देखने लगती है। तो अगर आपको सच में उस इंसान को पछताना और आपकी वैल्यू समझना है तो पीछे भागना बंद करो। अपने टाइम और अटेंशन को उस पर वेस्ट मत करो जो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा है। इसके बजाय अपनी एनर्जी फिटनेस में लगाओ, हॉबीज में लगाओ, करियर में लगाओ, फैमिली और फ्रेंड्स में लगाओ। याद रखो, जब आप खुद पर ध्यान लगाते हो तो दो चीजें साथ साथ होती हैं। पहला, आप इमोशनली स्ट्रांग बनते हो। दूसरा, सामने वाला रियलाइज करता है कि आपकी लाइफ उसकी नॉन प्रेजेंस से भी परफेक्ट चल रही है। यही रियलाइजेशन उसके अंदर गिल्ट और रिग्रेट पैदा करता है। तो पहला कदम हमेशा यही रहना चाहिए, खुद पर ध्यान दीजिए, उस पर नहीं। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर दिखाओ कि आप खुश और बिजी हो। आज के टाइम में सोशल मीडिया सिर्फ फोटो या स्टेटस डालने का जरिया नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे माइंडसेट का आईना होता है। जब आप किसी रिश्ते से बाहर निकलते हो और सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा होता है तो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में यही घूमता है, वो क्या सोच रहा होगा? क्या उसे मेरी कमी महसूस हो रही है? और सच्चाई यह है कि उसका ध्यान सबसे पहले वहीं जाता है जहां वो आपको आसानी से देख सकता है, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर। यहीं पर आता है सबसे दमदार स्टेप, सोशल मीडिया पर दिखाओ कि आप खुश और बिजी हो। अब खुश और बिजी दिखाने का मतलब ये नहीं कि आप नकली लाइफ जीने लगो या जबरदस्ती हंसते हुए सेल्फीज डालो। इसका असली मतलब है अपनी असली लाइफ के अच्छे मोमेंट्स को हाईलाइट करना। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान कंपैरिजन से सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है। जब सामने वाला देखेगा कि आप उसके बिना की बढ़िया लाइफ जी रहे हो तो उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली कंपैरिजन ट्रिगर होगा। सोचो, अगर आप रोज रोज उदासी भरी स्टेटस या सैड सॉन्ग डालोगे तो सामने वाले को यह सिग्नल जाएगा कि आप अभी भी उसके कंट्रोल में हो। वो सोचेगा ये तो अभी भी मेरे पीछे अटका हुआ है और इससे उसकी ईगो और बड़ी होगी। लेकिन अगर वही इंसान आपकी प्रोफाइल पर देखे कि आप दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हो, जिम में वर्कआउट कर रहे हो या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो उसके अंदर जलन और पछतावा दोनों पैदा होंगे। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट काम करता है, सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ का मतलब है कि जब लोग दूसरों को आपके आसपास देखकर खुश देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू उनके दिमाग में बढ़ जाती है। यानी जब आप अपने दोस्तों के साथ पिक्चर डालते हो, जब लोग आपकी पोस्ट पर कमेंट और लाइक करते हैं तो सामने वाले को इनडायरेक्टली ये सिग्नल जाता है कि ये इंसान मेरे बिना भी सोशल, लवेबल और इंपॉर्टेंट है। यही चीज उसके दिमाग को सबसे ज्यादा परेशान करती है। अब प्रैक्टिकल सवाल यह है कि क्या पोस्ट करें और क्या अवॉइड करें। पोस्ट करो अपनी अचीवमेंट्स, वर्कआउट्स, हॉबीज, ट्रैवल, दोस्तों के साथ कैंडिड मोमेंट्स। ये सब दिखाते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। अवॉइड करो बार बार सैड कोट्स, इनडायरेक्ट टोन्स या जबरदस्ती की फेक हैप्पीनेस। लोग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं कि आप सच में खुश हो या दिखावा कर रहे हो। और अगर सामने वाले को लगा कि आप एक्ट कर रहे हो तो उसका असर उल्टा पड़ जाएगा। एक और पॉइंट समझो, कंसिस्टेंसी। सोशल मीडिया पर एक दिन एक्टिव रहना काफी नहीं है। आपको कंसिस्टेंटली दिखाना होगा कि आपकी लाइफ अब उसी इंसान के बिना भी बहुत बिजी है। रेगुलर पोस्ट्स, स्टोरीज और अपडेट्स आपके पर्सनैलिटी का नया वर्जन सामने लाते हैं। यह नया वर्जन सामने वाले को कंपेयर करने पर मजबूर करता है कि जब ये मेरे साथ था तब ऐसा नहीं था और अब इतना चेंज कैसे आ गया। यही सवाल उसके दिमाग में बार बार घूमेगा और वहीं से पछतावा शुरू होगा। अब थोड़ा सा साइकोलॉजी एंगल और जोड़ते हैं। जब इंसान किसी को इग्नोर करता है तो उसके दिमाग में हिडन एक्सपेक्टेशन होती है कि ये इंसान मेरे बिना बिखर जाएगा। ये एक्सपेक्टेशन उसके ईगो को फ्यूल देती है। लेकिन जब आपकी प्रोफाइल पर उसकी एक्सपेक्टेशन के उलट नजर आता है, यानी आप खुश, एक्टिव और सक्सेसफुल दिखते हो, तो उसका ईगो टूटता है। ईगो का टूटना ही गिल्ट और रिग्रेट की शुरुआत होती है। सोशल मीडिया का दूसरा फायदा यह है कि इसमें आपको डायरेक्टली कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक्शन से मैसेज देते हो और एक्शन हमेशा वर्ड से ज्यादा पावरफुल होता है।
मान लो आप जिम की एक सिंपल पिक्चर डालते हो, कोई कैप्शन भी नहीं, तो भी सामने वाले को क्लियर सिग्नल जाएगा कि आप खुद पर इन्वेस्ट कर रहे हो। और बिलीव मी, ऐसे सिग्नल सबसे गहरी चोट करते हैं। लेकिन यहां एक जरूरी बैलेंस है। सोशल मीडिया पर दिखाना है कि आप बिजी और खुश हो, लेकिन ओवरडू मत करना। अगर आप दिन में 10 स्टोरीज डालने लगोगे तो लगेगा कि आप बस उसी को दिखाने के लिए सब कर रहे हो। याद रखो, नेचुरल और एफर्टलेस स्माइल भी सबसे ज्यादा असर डालती है। सोशल मीडिया आज के टाइम में सिर्फ एंटरटेनमेंट का टूल नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है। इसे सही तरीके से यूज करो। सैड पोस्ट्स, इनडायरेक्ट टोन्स और बैगिंग वाली एनर्जी छोड़ दो। इसके बजाय अपनी असली ग्रोथ, हैप्पीनेस और प्रोग्रेस को हाईलाइट करो। जब सामने वाला ये सब देखेगा तो उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली 3 फीलिंग्स आएंगी: कंपैरिजन, जलन और पछतावा। कंपैरिजन क्योंकि वो देखेगा कि आप उसके बिना और बेटर हो गए, जलन क्योंकि आपकी लाइफ अब उसके कंट्रोल से बाहर है, और पछतावा क्योंकि उसे लगेगा कि उसने आपकी वैल्यू सही वक्त पर नहीं समझी। तो याद रखो, सोशल मीडिया पर दिखाओ कि आप खुश और बिजी हो। ये सिर्फ दुनिया को दिखाने का तरीका नहीं है, बल्कि सामने वाले को क्वाइटली ये मैसेज देने का सबसे पावरफुल तरीका है कि तुम्हारे बिना भी मैं परफेक्ट हूं और शायद अब तुम ही पीछे छूट गए हो। तीसरी बात, चुप रहना सीखिए, कमजोरी मत दिखाइए। किसी भी रिश्ते में जब सामने वाला अचानक चुप हो जाता है तो सबसे पहले बेचैनी आपके अंदर शुरू होती है। दिमाग में लाख सवाल आते हैं, क्यों बात नहीं कर रहा, क्या मुझसे गलती हो गई, कहीं हमेशा के लिए छोड़ तो नहीं दिया। और उसी बेचैनी में लोग वही गलती बैठ करते हैं जो उन्हें और कमजोर दिखा देती है। लगातार मैसेज करना, बार बार कॉल करना, सोशल मीडिया पर स्टॉक करना या स्टेटस चेक करना, असल में यही वो समय होता है जब आपको सबसे ज्यादा चुप रहना सीखने की जरूरत होती है। अब आप सोचोगे चुप रहना क्यों जरूरी है? जवाब बहुत सीधा है। जब आप बार बार पीछा करते हो तो सामने वाले को लगता है कि आप उसकी अटेंशन पर डिपेंड हो। इससे आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इसे कहते हैं स्कैर्सिटी इफेक्ट, यानी जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी अहमियत कम हो जाती है, और जो चीज मिलनी मुश्किल हो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जब सामने वाला चुप है और आप भी चुप रहते हो तो सामने वाले के दिमाग में सवाल उठता है, ये क्यों चुप है, ये मेरे बिना इतना शांत कैसे रह पा रहा है। ये सवाल क्यूरियोसिटी पैदा करता है, और क्यूरियोसिटी हमेशा इंसान को खींचती है। चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे स्ट्रॉन्ग रिप्लाई होता है। आप सोचिए, हर बार लड़ाई के बाद अगर आप जस्टिफाई करते रहो, कॉल करके समझाते रहो या बेगिंग करते रहो, तो सामने वाले को एक तरह से ये पावर मिल जाती है कि वो चाहे जैसा भी बर्ताव करे, आप हमेशा पीछे आओगे। लेकिन जब आप साइलेंस चूज करते हो तो आप उस पावर को वापस अपने हाथ में ले लेते हो। यहां एक और साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट समझो, रिएक्टेंस थ्योरी। यह थ्योरी कहती है कि जब इंसान को लगता है कि उसकी फ्रीडम कम हो रही है या कोई उसे कंट्रोल कर रहा है तो वो उल्टा रेजिस्ट करता है। रिश्ते में भी यही होता है। अगर आप लगातार मैसेज या कॉल करके अटेंशन मांगते हो तो सामने वाले को लगेगा कि आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। उसका दिमाग ऑटोमेटिकली रेजिस्ट करेगा और वो और दूर जाएगा। लेकिन अगर आप चुप रहो तो उसे लगेगा कि आपकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, और यही एब्सेंस ऑफ प्रेशर उसके अंदर आपकी कमी महसूस कराती है। अब प्रैक्टिकल एंगल से देखते हैं। चुप रहने का मतलब यह नहीं कि आप अंदर ही अंदर टूट जाओ या नेगेटिव एनर्जी में डूब जाओ। चुप रहने का मतलब है अपनी एनर्जी बचाना और उसे सही जगह इन्वेस्ट करना। जब आप चेज करना छोड़ देते हो तो आपके पास वो टाइम और एनर्जी बचती है जिसे आप खुद की ग्रोथ, हॉबीज, फिटनेस या करियर में लगा सकते हो। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका दिमाग भी हीलिंग मोड में चला जाता है। सोचो, अगर आप दिन भर उसी इंसान के पीछे टाइम बर्बाद कर रहे हो जो आपको जवाब तक नहीं दे रहा, तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर वही टाइम आप खुद को अपग्रेड करने में लगाते हो तो आपकी पर्सनैलिटी बदलने लगती है, और यही बदलाव सामने वाले को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। चुप रहना कई बार सामने वाले की गिल्ट को भी एक्टिवेट करता है। इंसान को अंदर से यही लगता है कि अगर मैंने किसी को हर्ट किया है तो वो जरूर रिएक्ट करेगा। लेकिन जब कोई रिएक्ट ही नहीं करता तो गिल्ट और भी गहरा हो जाता है। सामने वाला सोचने लगता है, क्या सच में इसे फर्क नहीं पड़ा, या फिर ये इतना स्ट्रांग है कि मेरी चुप्पी के बावजूद भी शांत है। ये इनसिक्योरिटी उसे आपके बारे में और सोचने पर मजबूर करती है। यहां एक और इंपॉर्टेंट बात समझो, चुप रहना कंट्रोलिंग बिहेवियर का हिस्सा नहीं होना चाहिए। यानी ये मत सोचो कि मैं चुप रहूंगा ताकि सामने वाला परेशान हो। नहीं, आपको चुप रहना है अपनी रिस्पेक्ट और पीस के लिए, क्योंकि जब आपकी इंटेंशन साफ होगी
तभी आपकी एनर्जी साफ होगी और वही एनर्जी सामने वाले तक भी पहुंचेगी। तो अगली बार जब सामने वाला साइलेंस चूज करे तो आप पैनिक मत करो, उल्टा आप भी साइलेंस चूज करो। ना मैसेज, ना कॉल, ना एक्सप्लेनेशन, बस चुप रहो और अपनी जिंदगी पर फोकस करो। याद रखो, चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी होती है। यह दिखाता है कि आपके पास सेल्फ कंट्रोल है, और साइकोलॉजी मानती है कि जिस इंसान के पास सेल्फ कंट्रोल होता है वही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो अपने अंदर यह क्लैरिटी रखो कि आपको किसी को फोर्स करके अपनी जिंदगी में वापस नहीं लाना। जो आपके लिए सही है वो खुद रास्ता ढूंढकर आपके पास आएगा, और अगर नहीं भी आया तो भी आप स्ट्रांग और बैलेंस बने रहोगे। चौथी बात, थोड़ा अलग रहना सीखिए। किसी भी रिश्ते में एक बहुत बड़ी गलती लोग ये कर बैठते हैं कि सामने वाला चुप हो जाए तो वो उल्टा ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं। हर वक्त रेडी रहना, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना, हर कॉल पर दौड़ जाना, ये सब चीजें सामने वाले को आपकी वैल्यू कम करके दिखाती हैं। और सच मानो, इंसान की फितरत यही है कि जो चीज हमेशा अवेलेबल रहती है उसकी अहमियत उतनी गहराई से महसूस नहीं होती। यहीं पर काम आता है थोड़ा अलग रहना सीखना। अब अलग रहने का मतलब यह नहीं कि आप नफरत दिखाओ या एटीट्यूड मारो। अलग रहने का मतलब है कि आप अपनी अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करो। यानी जब सामने वाला इंटेंशनली चुप है या डिस्टेंस बना रहा है तो आपको भी उतना ही स्पेस लेना है, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि डिस्टेंस क्रिएट्स वैल्यू। जितना आप अनअवेलेबल होंगे उतना ही आपकी कमी महसूस होगी। सोचिए, अगर कोई इंसान हर वक्त आपकी कॉल पर रेडी बैठा हो तो आपको उसे पाने का एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। लेकिन अगर वही इंसान कभी कभी ही मिलता है या लिमिटेड अटेंशन देता है तो आपके अंदर नेचुरली क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन पैदा होगी। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं लॉ ऑफ स्कॉर्सिटी। जिस चीज की कमी महसूस होती है उसकी वैल्यू दिमाग ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है। अब यहां ज्यादा अवेलेबिलिटी क्यों प्रॉब्लम है ये भी समझ लो। जब आप हर वक्त सामने वाले के लिए रेडी रहते हो तो एक तरह से आप उसे इनडायरेक्टली सिग्नल दे रहे हो कि आपकी जिंदगी का मेन फोकस वही है। और जब किसी को यह एहसास हो जाए कि ये इंसान मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता तो रिस्पेक्ट कम होने लगती है। लेकिन जब आप थोड़ा डिस्टेंस बनाते हो, अपनी प्रायोरिटीज बदलते हो, तो सामने वाले को लगता है कि ये मेरे बिना भी ठीक है, बल्कि ग्रो कर रहा है। और यही रियलाइजेशन उसे आपकी अहमियत समझने पर मजबूर करता है। थोड़ा अलग रहने का फायदा 3 लेवल पर होता है। आपके लिए, आप इमोशनली डिपेंडेंट होना कम कर देते हो। आपको बार बार इस इंतजार में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती कि सामने वाला रिप्लाई करेगा या नहीं। आपकी एनर्जी बचती है और आप उसे अपने काम, दोस्तों, हॉबीज और करियर में इन्वेस्ट कर पाते हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी नेचुरली बढ़ता है। सामने वाले के लिए, जब आपके कांस्टेंट मैसेज या कॉल नहीं मिलते तो वो खुद नोटिस करता है कि अब आपकी तरफ से अवेलेबिलिटी कम हो गई है। और इंसान की फितरत है, जो चीज आसानी से नहीं मिलती उसे पाने की चाहत बढ़ जाती है। यही चाहत उसके दिमाग में आपकी कमी और आपकी वैल्यू को बढ़ाती है। रिश्ते के लिए, थोड़ा अलग रहना रिश्ते में बैलेंस लाता है। अगर हमेशा एक ही इंसान कोशिश करता रहे तो रिश्ता इम्बैलेंस हो जाता है। लेकिन जब आप डिस्टेंस क्रिएट करते हो तो दूसरे इंसान को भी एफर्ट करने का मौका मिलता है, और एफर्ट हमेशा बॉन्डिंग को मजबूत करता है। अब प्रैक्टिकल तरीका समझो, थोड़ा अलग कैसे रहना है। हर मैसेज का तुरंत जवाब देने की आदत छोड़ दो, थोड़ा टाइम लो। अगर सामने वाला चुप है तो आप भी बिना वजह मैसेज मत करो। अपनी अवेलेबिलिटी हर वक्त दिखाने के बजाय अपने शेड्यूल में खुद को बिजी रखो। कभी कभी डेलिबरेटली सोशल मीडिया से भी ब्रेक लो, ताकि सामने वाले को लगे कि आपकी दुनिया सिर्फ उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी, यानी आप चेस करने के बजाय पीछे हटते हो। और इंसान की फितरत है, वही चीज ज्यादा चाहिए होती है जो आसानी से हाथ ना आए। यह भी याद रखो, डिस्टेंस का मतलब ईगो फाइट नहीं है। आप अलग इसलिए नहीं रह रहे कि सामने वाला हर्ट हो या परेशान हो। आप अलग इसलिए रह रहे हो ताकि आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट बनी रहे और सामने वाला आपकी वैल्यू महसूस करे। ये एक तरह से हेल्दी बाउंड्री है जो हर रिश्ते में जरूरी होती है। जब आप थोड़ा अलग रहते हो तो सामने वाले के दिमाग में सवाल उठने लगते हैं, ये मेरे बिना इतना शांत कैसे है? क्या इसे मेरी जरूरत ही नहीं रही? या फिर इसकी जिंदगी में अब कुछ और इंपॉर्टेंट हो गया है? यही सवाल इनसिक्योरिटी को ट्रिगर करते हैं, और इनसिक्योरिटी इंसान को वापस खींचने पर मजबूर करती है। तो याद रखो, अगर सामने वाला चुप है तो आपको और लाउड होने की जरूरत नहीं, उल्टा थोड़ा अलग रहकर आप अपनी रिस्पेक्ट भी बचाते हो और सामने वाले को सोचने का मौका भी देते हो। अंत में यही समझो, अवेलेबिलिटी कभी भी जरूरत से ज्यादा मत दिखाओ।
जितना आप अपने प्रेजेंस को बैलेंस्ड रखोगे, उतना ही सामने वाला आपकी एब्सेंस को गहराई से महसूस करेगा। और जब कोई आपकी कमी महसूस करता है, तभी वो सच में आपकी वैल्यू समझता है। 5वीं बात, अचानक बदलाव दिखाओ। रिश्तों की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि लोग हमेशा उस चीज को हल्के में लेने लगते हैं जो उनके पास लगातार बनी रहती है। जब आप लंबे समय तक एक जैसे बने रहते हो, सेम रूटीन, सेम लुक, सेम एटीट्यूड, तो सामने वाले को लगता है कि आपको समझना और प्रेडिक्ट करना आसान है। और इंसान की फितरत है, जो आसानी से समझ आ जाए वो धीरे धीरे बोरिंग लगने लगता है। यहीं आता है असली मैजिक, अचानक बदलाव। जब आप अपने लुक, लाइफस्टाइल और एटीट्यूड में अचानक कोई पॉजिटिव बदलाव लाते हो, तो सामने वाले के दिमाग में तुरंत क्यूरियोसिटी पैदा होती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं नोवेलिटी इफेक्ट, यानी इंसान नेचुरली अट्रैक्ट होता है नई और अलग चीजों की तरफ। अब सोचो, अगर आप वही इंसान हो, लेकिन कुछ हफ्तों या महीनों बाद सामने वाला आपको देखे और नोटिस करे कि आपकी पर्सनैलिटी बदल गई है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, आप पहले से ज्यादा खुश और एनर्जेटिक लग रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली सोचने लगेगा कि ये मेरे बिना इतना बदल कैसे गया। यही सवाल उसके दिमाग को खाएगा और वहीं से पछतावे की शुरुआत होगी। बदलाव किस तरह का होना चाहिए? यहां एक बात ध्यान में रखना जरूरी है, बदलाव का मतलब सिर्फ बाहरी मेकओवर नहीं है। हाँ, लुक बदलना जरूरी है, जैसे नया हेयर स्टाइल, बेहतर ड्रेसिंग सेंस, फिट बॉडी, बट असली फर्क तब पड़ता है जब आपका एटीट्यूड और लाइफ स्टाइल भी बदलता है। लुक में बदलाव, नया हेयर स्टाइल, नए कपड़े या अलग फैशन सेंस अपनाओ, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज रखो, चेहरे पर मुस्कान और ग्लो लाओ, जो ऑटोमेटिकली सेल्फ केयर से आता है। लाइफ स्टाइल में बदलाव, नई हॉबीज अडॉप्ट करो, जैसे जिम जाना, कोई नया स्किल सीखना, ट्रैवल करना या कोई क्रिएटिव काम। अपने शेड्यूल को प्रोडक्टिव और पर्पसफुल बनाओ। ऐसा लाइफ पैटर्न बनाओ जो सामने वाले को लगे कि अब आपकी दुनिया पहले से ज्यादा एक्साइटिंग है। एटीट्यूड में बदलाव, पहले अगर आप हर बात पर डिपेंडेंट थे, तो अब इंडिपेंडेंट बनो। पहले अगर आप हमेशा परेशान और सीरियस रहते थे, तो अब चिल्ड और पॉजिटिव रहो। अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस लाओ जिससे सामने वाले को लगे कि आपने खुद को लेवल अप कर लिया है। साइकोलॉजी का कनेक्शन, अचानक बदलाव सामने वाले के दिमाग में 2 तरह की भावनाएं जगाता है। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, वो सोचेगा कि आपके अंदर ये बदलाव कैसे आया, कौन सी चीज या कौन सा इंसान आपकी लाइफ में है जिसने आपको इतना ग्लोइंग करा दिया। फियर ऑफ लॉस, खोने का डर, जब सामने वाला देखेगा कि आप उसके बिना और भी बेहतर बन गए हो, तो उसके दिमाग में ये इनसिक्योरिटी जागेगी कि कहीं आपने उसे परमानेंटली पीछे तो नहीं छोड़ दिया। साइकोलॉजी रिसर्च भी कहती है कि जब किसी इंसान को उसकी एब्सेंस में दूसरा इंसान ग्रो करता दिखता है, तो वो खुद को ऑटोमेटिकली पीछे समझने लगता है। यही फीलिंग रिग्रेट और जेलसी दोनों पैदा करती है। प्रैक्टिकल एग्जांपल सोचो, कोई इंसान अपने पार्टनर के इग्नोर करने के बाद जिम ज्वाइन करता है, फिटनेस पर ध्यान देता है, न्यू क्लोथ्स पहनने लगता है और सोशल गैदरिंग्स में एक्टिवली शामिल होता है। कुछ ही महीनों में उसकी पर्सनैलिटी इतनी बदल जाती है कि लोग नोटिस करने लगते हैं। अब जब पुराना पार्टनर उसकी कोई नई फोटो देखता है या उसे रियल लाइफ में मिलता है, तो उसे शॉक लगता है, ये वही इंसान है जिसे मैंने इग्नोर किया था। यही शॉक सामने वाले को रियलाइज कराता है कि उसने बड़ी गलती कर दी। सबसे बड़ा फायदा, अचानक बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सिर्फ सामने वाले को पछताने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि आपकी खुद की ग्रोथ भी करता है। यानी यह विन विन सिचुएशन है। आप सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए बदलते हो, और जब आप अपने लिए बदलते हो तो वो ग्लो और कॉन्फिडेंस नेचुरल आता है। यही नेचुरल एनर्जी सामने वाले को खींचती है। ध्यान रखने वाली बातें, बदलाव जेन्युइन होना चाहिए, दिखावे का नहीं। सिर्फ सोशल मीडिया पर ही न दिखाओ, बल्कि रियल लाइफ में भी ग्रोथ दिखनी चाहिए। बदलने के बाद पुराने पैटर्न पर वापस मत जाओ, कंसिस्टेंसी रखो। नतीजा, जब आप अचानक बदलाव दिखाते हो तो सामने वाले को एकदम क्लियर सिग्नल जाता है कि अब आप वही पुराने इंसान नहीं रहे जो हर वक्त रेडी रहते थे, डिपेंडेंट थे या परेशान दिखते थे। अब आप एक बेटर वर्जन हो, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और खुश। और सच मानो, इससे बड़ा पछतावा सामने वाले के लिए कुछ नहीं हो सकता। अब बात करते हैं 6ठे पॉइंट की, अपनी एनर्जी सही लोगों को दो। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वो अपनी एनर्जी और टाइम गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। किसी ऐसे इंसान के पीछे भागना जो बार बार इग्नोर कर रहा है या आपको हल्के में ले रहा है, ये ना सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ता है, बल्कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कम करता है। और सच्चाई ये है कि जिसको आपकी कदर नहीं है, उसके पीछे भागकर आप उसे कभी अपनी वैल्यू समझा ही नहीं सकते। यहीं पर काम आता है ये प्रिंसिपल,
अपनी एनर्जी सही लोगों को दो। सोचो आपके पास रोज 24 घंटे हैं और आपकी मेंटल एनर्जी लिमिटेड है। अगर आप ये सारी एनर्जी ऐसे इंसान पर खर्च कर दो जो आपको अटेंशन ही नहीं दे रहा, तो बचा क्या? लेकिन अगर आप वही एनर्जी अपने दोस्तों, परिवार या उन लोगों पर लगाओ जो सच में आपकी केयर करते हैं, तो आपको सपोर्ट भी मिलेगा और हैप्पीनेस भी। और सबसे बड़ी बात, ये आपको और स्ट्रांग बनाएगा। साइकोलॉजी का कनेक्शन। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान जिस चीज पर ध्यान देता है उसकी दुनिया वैसी ही बनने लगती है। यानी अगर आप अपना फोकस और एनर्जी सिर्फ उस इंसान पर लगाओगे जो इग्नोर करता है, तो आपकी दुनिया में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन भरेगी। लेकिन अगर अटेंशन उन पर दोगे जो आपको जेन्युइनली वैल्यू करते हैं, तो आपका दिमाग पॉजिटिव केमिकल्स डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, जिससे आप और खुश और कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। ये वही प्रिंसिपल है जो रिलेशनशिप्स में काम करता है। अटेंशन इज पावर। आप जिसको अटेंशन देते हो उसी की नजरों में आप अपनी वैल्यू सेट करते हो। क्यों जरूरी है एनर्जी बचाना? मान लो आपके पास मोबाइल की बैटरी है। अगर आप बैटरी उन ऐप्स में वेस्ट कर दो जो जरूरी नहीं है, तो जब आपको असली काम करना होगा तब बैटरी खत्म हो जाएगी। वैसे ही लाइफ है। अगर आप एनर्जी उस इंसान पर वेस्ट कर रहे हो जो आपकी तरफ देखता भी नहीं, तो जब आपको खुद को इंप्रूव करना होगा या अच्छे रिश्तों में इन्वेस्ट करना होगा, आपकी बैटरी खाली होगी। इसलिए स्मार्ट बनो। अपनी एनर्जी वहां लगाओ जहां रिटर्न भी मिले। सही लोगों में एनर्जी देने के फायदे। कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप उन लोगों के साथ रहते हो जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ वर्थ बढ़ता है। वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी बात सुनते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। इससे आपको लगता है कि आप वैल्यूएबल हो और यही फीलिंग आपके कॉन्फिडेंस को डबल कर देती है। उसे एहसास होता है कि आपकी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती। और साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई इंसान आपको खोता हुआ देखता है, तभी उसकी आंखें खुलती हैं। बार बार रिजेक्शन और इग्नोरेंस का दर्द बहुत हैवी होता है, लेकिन जब आप अपनी एनर्जी सही जगह लगाते हो तो आपको खुशी और संतुलन मिलता है। दोस्तों की कंपनी, परिवार का प्यार या नए लोगों से कनेक्ट होना आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट बचती है। किसी के पीछे भागना आपकी रिस्पेक्ट को कम कर देता है, लेकिन जब आप अपनी वैल्यू जानते हो और एनर्जी सही जगह लगाते हो, तो आप खुद को साबित करते हो कि आप रिस्पेक्ट के लायक हो। यही सेल्फ रिस्पेक्ट सामने वाले को भी दिखती है और वो सोचने पर मजबूर होता है कि आपने उसकी जगह क्यों छोड़ी। प्रैक्टिकल स्टेप्स। एनर्जी सही जगह कैसे लगाएं? दोस्तों और परिवार से जुड़ो, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताओ, आउटिंग्स करो, बातें करो, मेमोरीज बनाओ, नई एक्टिविटी शुरू करो, जिम, डांस क्लास, आर्ट, रीडिंग, कुछ भी जो आपके अंदर एक्साइटमेंट जगाए। सोशल सर्कल बढ़ाओ, नए लोगों से मिलो, नए एक्सपीरियंसेस लो, इससे आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा। अपने गोल्स पर फोकस करो, करियर, स्टडीज या बिजनेस पर ध्यान दो। ये लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और रिस्पेक्ट दोनों देगा। एग्जाम्पल, मान लो कोई इंसान अपने पार्टनर के इग्नोर करने के बाद भी उसके पीछे भागता रहा, बार बार कॉल, मैसेज, डीएम, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब अगर वही इंसान डिसाइड करे कि अपनी एनर्जी दोस्तों के साथ ट्रैवल में लगाए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे और साथ में जिम ज्वाइन कर ले, तो कुछ ही हफ्तों में उसकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी, उसकी हैप्पीनेस जेन्युइन होगी और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब जब पुराना पार्टनर उसे देखेगा तो नेचुरली सोचेगा, ये मेरे बिना इतना खुश कैसे है। यही सोच रिग्रेट पैदा करेगी। असली फायदा। अपनी एनर्जी सही लोगों को देने का असली फायदा यह है कि इससे आप ग्रो करते हो। आप सिर्फ सामने वाले को जेलसी या रिग्रेट फील नहीं कराते, बल्कि खुद की जिंदगी भी बेटर बनाते हो। और सबसे बड़ा अट्रैक्शन यही होता है जब आप जेन्युइनली खुश और बैलेंस्ड दिखते हो। सातवीं और आखिरी सबसे जरूरी बात, वापसी का दरवाजा आधा खुला रखो। किसी भी रिश्ते में जब सामने वाला आपको इग्नोर करके, छोड़कर या चुप रहकर चला जाता है और फिर किसी दिन गिल्ट या पछतावे में वापस लौटने की कोशिश करता है, तो उस वक्त आपका बिहेवियर सबसे ज्यादा मैटर करता है। ज्यादातर लोग एक्साइटमेंट या इमोशनल वीकनेस में तुरंत मान जाते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। असल में सही स्ट्रैटेजी ये है कि वापसी का दरवाजा आधा खुला रखो, पूरा नहीं। क्यों? अगर कोई इंसान पहले आपको हर्ट कर चुका है और फिर गिल्ट में वापस आता है, तो तुरंत एक्सेप्ट करना दो वजह से गलत है। नंबर 1, वो आपको फिर हल्के में ले सकता है। उसे लगेगा कि चाहे वो कुछ भी कर ले, आप हमेशा रेडी मिलेंगे। नंबर 2, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का वैल्यू गिर जाएगा। सामने वाला सोचने लगेगा कि आपकी कोई बाउंड्रीज नहीं है और आप बस उसके कहने पर झुक जाते हो। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान हमेशा वही चीज ज्यादा वैल्यू करता है जो थोड़ी मुश्किल से मिले। अगर आप तुरंत हाँ बोल दोगे तो उसकी नजरों में आपकी वैल्यू उतनी नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर आप समय लोगे, बाउंड्री सेट करोगे और उसकी सिंसेरिटी चेक करोगे, तो उसका गिल्ट और रिस्पेक्ट दोनों गहराई से बढ़ेंगे। आधा खुला दरवाजा का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि आप दरवाजा पूरी तरह बंद कर दो और सामने वाले को लाइफ से परमानेंटली बाहर कर दो, और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप तुरंत उसे गले लगा लो। इसका मतलब है कि आप एक बैलेंस रखो।
वो अगर जेन्युइनली कोशिश करे तो आप उसे मौका दो, लेकिन स्लोली और कंडीशंस पर। कैसे अप्लाई करें ये प्रिंसिपल? तुरंत एक्सेप्ट मत करो। अगर वो वापस आया है तो पहले कामली सुनो, उसकी बातों को ऑब्जर्व करो, देखो कि उसकी टोन गिल्ट वाली है या सिर्फ कन्वीनियंस के लिए आया है। अगर कन्वीनियंस के लिए आया है, जैसे अकेलापन लग रहा है, टाइम पास चाहिए या कोई और ऑप्शन फेल हुआ है, तो उसे तुरंत पहचान लो। बाउंड्री सेट करो, साफ कर दो कि इस बार चीजें पहले जैसी नहीं चलेंगी। आप वही पुराने इंसान नहीं हो जो हर चीज मान लेते थे। समय लो, साइकोलॉजी में इसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, यानी चीज तुरंत मत दो, थोड़ा वेट करवाओ। इससे सामने वाला और ज्यादा एफर्ट करेगा और उसे एहसास होगा कि आपकी जिंदगी में एंट्री आसान नहीं है। एक्शंस ऑब्जर्व करो, सिर्फ वर्ड्स नहीं। बहुत लोग सिर्फ माफी मांगकर वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर नहीं बदलता। इसीलिए वर्ड से ज्यादा उसके एक्शंस को देखो। क्या वो कंसिस्टेंट एफर्ट दिखा रहा है? क्या वो सच में आपकी फीलिंग समझ रहा है? खुद को प्रायोरिटी दो। इस दौरान ध्यान रखो कि आप फिर से अपनी पीस या ग्रोथ सैक्रिफाइस मत करो। आपको खुद की जिंदगी को पहले रखना है। अगर उसकी वापसी आपके मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस को डिस्टर्ब करेगी तो दरवाजा बंद रखना ही बेहतर है। साइकोलॉजी का असर, जब आप वापसी का दरवाजा आधा खुला रखते हो तो सामने वाले के दिमाग में 2 स्ट्रॉन्ग इमोशंस ट्रिगर होते हैं। गिल्ट, उसे याद आता है कि उसने आपको हर्ट किया था और अब आप आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये गिल्ट उसे और ज्यादा रिग्रेटफुल बनाता है। रिस्पेक्ट, जब वो देखता है कि आप आसानी से झुक नहीं रहे बल्कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज मेंटेन कर रहे हो, तो उसकी नजरों में आपकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। इंसान हमेशा उस इंसान को ज्यादा रिस्पेक्ट करता है जो खुद की रिस्पेक्ट करता है। एग्जाम्पल सोचो, मान लो कोई इंसान अपने पार्टनर को इग्नोर करके चला गया। कुछ हफ्तों बाद गिल्ट में वापस आता है और कहता है, मुझसे गलती हो गई, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। अगर पार्टनर तुरंत मान जाए तो पहले वाला साइकिल दोहराया जा सकता है, लेकिन अगर पार्टनर कामली कहे, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, लेकिन इस बार चीजें स्लोली होंगी, मुझे देखना होगा कि तुम सच में सीरियस हो या नहीं, तो सामने वाले को साफ सिग्नल जाता है कि अब चीजें उसके कंट्रोल में नहीं है। यह बैलेंस उसे और ज्यादा एफर्ट करने पर मजबूर करेगा। असली फायदा, इस अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप खुद को भी प्रोटेक्ट करते हो और सामने वाले को भी अपनी गलती का वेट महसूस करवाते हो। अगर वो सच में बदल चुका है तो पेशेंस दिखाएगा और आपको रिस्पेक्ट देगा, अगर नहीं तो खुद ही बाहर चला जाएगा। दोनों ही केसेस में आप जीतते हो। तो याद रखो, किसी के लौट आने पर तुरंत एक्सेप्ट मत करो। वापसी का दरवाजा आधा खुला रखो, इतना कि सामने वाला कोशिश कर सके, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड समझ ले। यही स्ट्रैटेजी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाएगी और सामने वाले की नजरों में आपकी वैल्यू कई गुना बढ़ा देगी। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि रिश्तों को संभालने के लिए पीछे भागना नहीं बल्कि सही साइकोलॉजी अपनाना जरूरी है। याद रखो, जब आप खुद पर ध्यान देते हो, थोड़ा अलग रहते हो और अपनी जिंदगी में बदलाव लाते हो, तो सामने वाला आपकी अहमियत को भूल नहीं सकता। अगर आपको ये बातें यूजफुल लगी और आपको लगा कि ये वीडियो आपकी मदद कर सकती है, तो प्लीज इसे लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इन चीजों को समझ पाएं। और हाँ, नीचे कमेंट में बताना मत भूलना कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट स्ट्रांग लगा। ऐसी ही डीप और प्रैक्टिकल बातें मैं आगे भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो अगर आपने अभी तक एंडलेस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लो और बेल आइकन दबाओ, ताकि अगली बार जब मैं कुछ नया लाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखो, आपकी वैल्यू, आपकी चुप्पी, आपकी ग्रोथ और आपकी बाउंड्री से तय होती है। और जब आप खुद को सही तरीके से संभालते हो तो दुनिया खुद आपको सीरियस लेने लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुद पर ध्यान दो, खुश रहो और स्ट्रांग बने रहो। धन्यवाद।